classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के पर्पस का, रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस का। तो आइए बात करते हैं पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से क्या क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो जरा सोचिए। पहली बात, जब हम रिप्रोडक्शन में बोलते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब हुआ ना कि रिप्रोडक्शन से उस ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज कंटिन्यू होता है। जैसे अगर आम में रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो एक समय बाद आम खत्म हो जाएंगे। जिनका भी रिप्रोडक्शन रुक जाएगा वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे कभी हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इस एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए वल्चर बहुत हेल्पफुल हुआ करता था, जो मरे हुए जानवरों को खाकर उन्हें ख़त्म करता था, जिसके वजह से शरण नहीं होती थी, गंदगी नहीं होती थी, माइक्रोब्स नहीं पनपते थे, इन्फेक्शंस नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे आज वल्चर एक्सटिंक्ट होने की कंडीशन में आ गया। क्यों? क्योंकि उनके में रिप्रोडक्शन होना बंद हो गया। ऐसे कई सारे ड्रग्स का इफेक्ट है, जिसमें एक डाइक्लोफेनेक नाम का कंपाउंड है, जो जानवरों में हेवी डोज देते हैं और उसके कंटामिनेटेड फ्लैश के वजह से उन वल्चर के एग का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हुआ, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं आया, तो वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती गई। सो अगर हम रिप्रोडक्शन के पहले पर्पस की बात करें तो एक पर्पस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। आप समझ गए होंगे कि रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को कंटिन्यू रखता है। ठीक है ना? रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आइए दूसरी बात करते हैं। जो दूसरा पर्पस है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो ऑर्गेनिजम्स का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन भी मेंटेन नहीं होगा। और पॉपुलेशन में बच्चे भी हैं, एडोलसेंस एज के भी लोग हैं, एडल्ट्स भी हैं, एज्ड पीपल भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो ये सब जो पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी रिप्रोडक्शन के वजह से ही मेंटेन होता है। सो दूसरा पर्पस हो गया पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन मेंटेन्स पॉपुलेशन अब ये पॉपुलेशन में सारे तरह के लोग हैं, बच्चे बूढ़े सभी के एक जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलेशन का, वो मेंटेन रहता है। थर्ड वन, तीसरी बात, हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में
हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो सोचने वाली ये बात है कि रिप्रोडक्शन में जब ऑर्गेनिज्म का अगला प्रोजेनी होता है तो उसमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं, और ख़ास तौर पर जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल हैं, वो वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में, फिर उससे वेरिएशन अगले जनरेशन में, फिर उससे वेरिएशन अगले जनरेशन में, और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये जो वेरिएशंस आते हैं जिसके वजह से नए स्पीसीज डेवलप हुए हैं। यानी मेरा कहना है कि रिप्रोडक्शन के वजह से इवोल्यूशन भी हुआ है। थोड़ी कभी कभी हम लोग समझते हैं, ये पढ़ते हैं कि इंसान का विकास बंदरों से हुआ है, और सोचने वाली बात है कि बंदर से इंसान का विकास हुआ, कैसे हुआ? तो बंदर का तो बच्चा बंदर ही होगा, लेकिन ये जो प्रोजेनी में दिन पर दिन समय के साथ वेरिएशन आया है, वो एक समय बाद नया स्पीसीज को डेवलप किया है। जैसे फ़र्क बताएं कि अगर हम लोग इंसान हैं, हम इंसान हैं तो हमारे पेरेंट इंसान हैं, तो उनका कैरेक्टर हम में आए इंसान वाली। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि क्या हम अपने पेरेंट से 100% सेम हैं, क्या एग्जैक्ट सिमिलर हैं, तो हम पाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो हम में वेरिएशन है। अब सोचिए कि हमसे फिर अगली जनरेशन में कुछ वेरिएशन जाएगी, उससे जनरेशन में कुछ वेरिएशन जाएंगी, तो एक लंबे जनरेशन बाद बड़ी वेरिएशंस दिखेगी, और तब वो लोग जो तब के होंगे वो एक नई स्पीसीज के रूप में अपनी पहचान कराएंगे। सो ये रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? वेरिएशंस। मीन्स रिप्रोडक्शन introduces variations और वो वेरिएशन इवोल्यूशन का कारण है। अब आइए चौथे पर्पस की बात करें। स्टूडेंट, जो आज जिंदा है वो हमेशा जिंदा नहीं रहेगा। मौत हर लिविंग की एक सच्चाई है जो एक दिन होनी है, लेकिन मौत के बाद भी लाइफ तो रहेगी ना। वो तभी नहीं रह सकती है जब कोई लिविंग अपने लाइफ में रिप्रोड्यूस ना करे। सो नथिंग ए लाइफ फॉर एवर, बट लाइफ विल कंटिन्यू ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए भी रिप्रोडक्शन होना जरूरी है ऑर्गेनिजम्स में, और इसी रिप्रोडक्शन के वजह से कंटिन्यूटी है। तो ये हम बात करते हैं फोर्थ की, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। मैंने कहा नथिंग ए लाइफ फॉर एवर, बट लाइफ विल कंटिन्यू ड्यू टू रिप्रोडक्शन। सो दीज आर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में कुछ बेसिक फीचर हैं, कुछ बेसिक घटनाएं होती है, कुछ बेसिक प्रोसेसेस होते हैं। वो कुछ बेसिक प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन में होते हैं, हर तरह के रिप्रोडक्शन में होते हैं, वो क्या है? वो ऐसे प्रोसेस हैं जो प्लांट में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। सो हम बात करते हैं सम बेसिक
फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन चाहे किसी ऑर्गेनिज्म में हो, ये तो तय बात है ना कि उसके सेल में कुछ एक्टिविटी होती होगी, और सेल में जो भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर कंटेंट, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, उससे रेगुलेट होती है। तो डीएनए जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे सेल में कोई भी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है? तो वो करता ये है कि डीएनए आरएनए बनाता है, और डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन के अकॉर्डिंग सेल के अंदर एक्टिविटीज चलती है। तो एक फीचर तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये होता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए। हम लोग पढ़ेंगे आगे, आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। और क्या इवेंट्स होते हैं? तो दूसरी बात, डीएनए अपने जैसा सिमिलर कॉपी बनाता है, जिसको कहते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन। तो ये इवेंट्स भी होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, और क्या होते हैं? तो स्टूडेंट, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके बाद एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। सो ये तीसरी इवेंट की बात करूं तो सेल डिविजन्स होते हैं हर किसी ऑर्गेनिज्म में। सेल डिवीजन के बाद और क्या होते हैं? तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में जो भी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, चाहे जिसका जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। यानी अगली हो गई डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। और स्टूडेंट्स, उस रिप्रोडक्टिव यूनिट से नए ऑर्गेनिजम्स फिर डेवलप होते हैं। यानी डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव यूनिट। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस में घटती है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स में होता है उसके मोड्स क्या हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो टाइप हैं। कौन कौन टाइप्स हैं? एक को कहते हैं अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर हम लोग कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए नाम से ही है असेक्सुअल, मतलब इसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं है। सेक्स का मतलब वो खास कैरेक्टर जो एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स को दो कैटेगरी में बांट देता है, उन कैटेगरी को कहते हैं सेक्स और उन कैरेक्टर्स को कहते हैं अपन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फिर से समझिए, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल, जैसे हम ही होमो सेपियंस सेपियन इंसान है, तो इंसान इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर इस स्पीशीज का कैरेक्टर है। पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके वजह से हम में से कोई मेल और कोई फीमेल कहलाए। जिन कैरेक्टर्स ने हमें मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट किया वो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, और ये जो मेल या फीमेल कहते हैं ये हमारा कैटेगरी सेक्स है, जेंडर जिसे कहते हैं आप। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आप रिप्रोडक्शन देखें जिसमें एक ही बॉडी इन्वॉल्व है, यानी सिंगल बॉडी से एक ही बॉडी का एक ही सेल का जेनेटिक मटेरियल अगली जनरेशन को डेवलप करता है, तो हम कहेंगे कि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी असेक्सुअल मीन्स ये मोनोपेरेंटल है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल या दो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है। जिनके कंबाइंड जेनेटिक मटेरियल से कोई प्रोजेनी डेवलप होता है वो उसके पेरेंट है। तो यहाँ पर दो सेल या दो बॉडी का जेनेटिक मटेरियल मिलता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बाई पेरेंटल। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनने की जरूरत नहीं है, इसमें गैमीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी नो गैमीट्स फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं जिनके फ्यूजन होते हैं, तो ये गैमीट फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो चूंकि एक ही बॉडी का जेनेटिक मटेरियल अगली जनरेशन में गया है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो पेरेंट बॉडी के बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होगा। देखिए जो वेरिएशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जेनेटिक, जो डीएनए के वजह से होता है, जीन के वजह से होता है। दूसरा होता है सोमैटिक वेरिएशन, जो हमारे सराउंडिंग फैक्टर्स के वजह से होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन के वजह से, लाइट के वजह से, पानी के वजह से, टेम्परेचर के वजह से। तो ये जो सराउंडिंग फैक्टर्स के वजह से वेरिएशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, वो तो हो सकते हैं, लेकिन कोई जेनेटिक वेरिएशंस एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल में नहीं देखे जाएंगे, वो बिल्कुल पेरेंट बॉडी के कॉपीज होंगे। और इसलिए हम ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे प्रोजेनी, ऐसे इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं।
वैसे इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे उन्हें हम कहेंगे क्लोन्स हैं। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वन प्रोड्यूस होंगे वो तो बिल्कुल पेरेंट बॉडी के क्लोन्स होंगे, क्योंकि उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे, और जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होंगे तो वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। हाँ, उनमें कुछ सोमैटिक वेरिएशन पॉसिबल है। सो नो जेनेटिक वेरिएशंस in the progenies, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस डिवीजन होती है, और मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट है उसके प्रोफेज फर्स्ट के पेकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है, लेकिन दिखता है या होता है डिप्लोटीन में। सिर्फ स्टार्ट होने की बात होगी तब कहेंगे पेकिटीन, पर क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन। तो क्रॉसिंग ओवर में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, उनमें एक क्रोमोसोम उसके मदर से आया होता है, एक क्रोमोसोम उसके फादर से। अब उन दोनों क्रोमोसोम के जीन इंटरचेंज होते हैं और वो अगली जनरेशन में जाएंगे। तो स्टूडेंट, जो अगली जनरेशन है उसमें उसके दादा और दादी या नाना और नानी के कैरेक्टर कंबाइन होकर जा सकते हैं, जिस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट सिमिलर भी हो सकता है और जीन के बीच कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस के रिलेशन होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसके वजह से जेनेटिक वेरिएशंस भी आते हैं। सो मेरे कहने का मतलब कि फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके वजह से भी जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। तो जो वेरिएशंस जेनेटिकली होने की संभावना है वो किसमें है? जो सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड यंग वंस हैं। सो इसमें जेनेटिक वेरिएशंस in the progeny अब आगे की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब अपन पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशंस एंड दीज वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन। अब आप देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल इवोल्यूशन में नहीं मानते हैं। नो रोल इन इवोल्यूशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस हैं और वेरिएशंस के वजह से ही हमने कहा इवोल्यूशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के वजह से इवोल्यूशन होता है। इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर जिन ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना में, चूंकि हमने अभी बात की थी कि कुछ फीचर, बेसिक फीचर्स जो हर तरह के रिप्रोडक्शन में होता है, तो उसमें कहा था एक सेल डिवीजन, पर उसमें हमने ये नहीं कहा था कि कौन सा सेल डिवीजन। सो स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटना होती है वो सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन होते हैं, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए गैमीट बनता है,
तो गैमीट बनने से पहले भी माइटोसिस होती है, तब गैमिटोसाइट स्टेज आता है जिसे हम प्राइमरी गैमिटोसाइट कहते हैं। फिर उस प्राइमरी गैमिटोसाइट्स में मियोसिस होते हैं और उसके बाद भी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फिर यंग वंस का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो भी तो माइटोसिस से होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो केवल माइटोसिस हुआ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन भी हो रहा है और मियोटिक भी हो रहा है। बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिविजन्स। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट ही नहीं बनता तो फर्टिलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं होगी, यानी यहां नो फर्टिलाइजेशन। हियर फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में।